गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके सामने फिर से एक नए पोएम के साथ, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पोएम भी है और इसका थीम भी कुछ ख़ास है, स्पेशल है, इंटरेस्टिंग थीम है। और इसको कंपोज किया है W.B. येट्स ने, जो कि एक आयरिश पोएट हैं और इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है फॉर लिटरेचर। थीम इस पोएम का यह है कि व्यक्ति जो किसी के प्रेम में आता है वह उसके आउटर ब्यूटी को देखने के बाद आता है। वह इम्प्रेस होता है उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस को, उसकी ब्यूटी को, और वो उसके इंटरनल जो ब्यूटी है उसको वो देखने की क्षमता नहीं रखता है। जनरली वी फेल इन लव इन फर्स्ट साइट, कहा भी गया है कि पहली बार देखा और प्रेम हो गया। तो ये उस व्यक्ति की जो अपीयरेंस है, जो उसकी जो एक्सटर्नल ब्यूटी है, उससे प्रभावित होकर व्यक्ति उसके प्रेम में पड़ जाता है, लेकिन वो उसके इंटरनल ब्यूटी को, उसकी इंटरनल पर्सनालिटी को समझ नहीं पाता है। ये पोयम इसी थीम के ऊपर में है और ये एक कन्वर्सेशनल फॉर्म में है, जिसमें जो लीडिंग कैरेक्टर है, जो दो कैरेक्टर्स हैं, इसमें एक स्पीकर है और एक लेडी है, उसका नाम है एन ग्रेगरी। और उसकी बातचीत परहैप्स पोएट से या उसके बॉयफ्रेंड से हो रही है। और बातचीत का जो डिस्कशन का जो सब्जेक्ट है वो यही है कि क्या दो व्यक्ति में प्रेम उसके सुंदरता को देखकर होता है, उसके एक्सटर्नल ब्यूटी को देखकर होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस को देखकर होता है, या उसकी जो आंतरिक खूबसूरती है उसको देख कर के होता है। तो ये फर्स्ट स्टेंजा है आपका। द स्पीकर सेज, नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर by those great honey-colored ramparts at your ear love you for yourself alone and not your yellow hair। एक व्यक्ति जो कि ग्रेन ग्रेगरी से निराश हो गया है बिकॉज ऑफ हिज रिजेक्शन, वो निराश व्यक्ति उसके उस हनी कलर्ड हेयर, यानी वो जो बाल हैं, एन ग्रेगरी की वो एक सुंदर महिला है और उसके जो बाल हैं वो हनी कलर्ड हेयर्ड हैं, यानी जो एलोइस ब्राउन हेयर जो कलर होता है दैट इज़ हनी कलर्ड हेयर यहाँ पर कहा गया है। और वो जो उसके बाल हैं वो उसके कानों के ऊपर हैं। I repeat this stanza, never shall a young man thrown into despair by those great honey-colored ramparts at your ear love you for yourself alone and not your yellow hair। तो वो जो व्यक्ति डिस्पेयर है, यानी निराश हो गया है उसके अपने रिजेक्शन से, एन ग्रेगरी के रिजेक्शन से, वो शायद एन ग्रेगरी के उन बालों के ऊपर फिदा था जो हनी कलर्ड हेयर, जिससे उसके बाल ढके हुए रहते हैं। यहाँ पर रैम्पर्ट वर्ड का यूज़ किया गया है। रैम्पर्ट कहते हैं जो किसी कासल या फोर्ट के चारों ओर की जो बड़ी चार दीवारी होती है, जो उसको प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्टेड वॉल है, एज आई हैव रिटन ओवर द बोर्ड ऑल्सो। तो ये जो हनी कलर्ड हेयर हैं एन ग्रेगरी के, वो उसके चेहरे, उसके कानों को प्रोटेक्ट करते हैं, उसके ऊपर झूल रहे हैं, जो एलोइस ब्राउन है, ब्राउनिश येलो कलर के हैं। और वो उन्हें देखकर शायद वो उसके प्रेम में पड़ गया था, और इस वजह से नहीं कि वह उसकी कोई व्यक्तिगत सुंदरता या उसके इंटरनल ब्यूटी को देखकर हुआ था।
ये बातचीत हो रही है, कन्वर्सेशन है। एन ग्रेगरी का रिप्लाई आता है, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, दैट यंग मैन इन डिस्पेयर may love me for myself alone and not my yellow hair। एन ग्रेगरी का कहना है उस स्पीकर के जवाब में, जो स्पीकर कहता है कि संभवतः वह व्यक्ति जो इसके प्रेम में था और वो उसको रिजेक्ट करती है और निराश हो जाता है, वो उसकी उसी बालों की सुंदरता, उसके फेशियल ब्यूटी को देखकर होता है, ना कि उसकी जो पर्सनालिटी है या कोई इंटरनल ब्यूटी है उसको देखकर होता है। एन ग्रेगरी का रिप्लाई है कि ऐसा है तब तो मैं अपने बालों को हेयर डाई कर लूँगी, क्योंकि वह चाहती है कि अगर कोई व्यक्ति उससे प्रेम करे तो उसके सुंदरता को देख करके नहीं, उसके अपीयरेंस को देख करके नहीं, उसकी एक्सटर्नल ब्यूटी को देख कर नहीं, बल्कि उसके व्यक्तित्व, उसकी जो इंटरनल ब्यूटी है, जो सोल है, उसको देख कर करे। और इसीलिए वो कहती है, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, कि मैं अपने बालों को फिर तो मैं हेयर डाई कर लूँगी, जैसे ब्राउन या ब्लैक या कैरेट कलर से। अगर हनी कलर्ड बाल इतने खूबसूरत हैं तो उसको चेंज किया जा सकता है। दैट यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन, तब वह व्यक्ति मुझसे प्रेम करेगा, एंड नॉट माई येलो हेयर, ना कि मेरे येलो हेयर से प्रेम करेगा। येलो हेयर एक सिंबॉलिज्म है उसके एक्सटर्नल ब्यूटी की, उसकी सुंदरता की, उसकी खूबसूरती की। वह जो बाल जो उसके चेहरों को ढके रहते हैं, जो उसके कानों के ऊपर रहते हैं, और वो जो येलोइश कलर हेयर है, उसकी सुंदरता को चार चांद लगाते हैं, जिस पर वो व्यक्ति मोहित होता है। लेकिन एन ग्रेगरी के फिलॉसफी कुछ और है, उसकी थिंकिंग कुछ और है, और वो एक्सटर्नल ब्यूटी को इम्पोर्टेंस नहीं देती है, बल्कि उसकी यह सोच है कि उसको अगर कोई प्रेम करता है तो उसके एक्सटर्नल ब्यूटी से नहीं, उसकी सुंदरता से नहीं, उसके अपीयरेंस से नहीं, बल्कि उसके व्यक्तित्व से होना चाहिए। उसके जो इंटरनल ब्यूटी है, जो सोल है, उससे प्रेम होना चाहिए। दैट इज द रियल लव। I repeat this stanza again. But I can get a hair dye and set such color there. तो फिर वह अपने इन बालों को ब्राउन या ब्लैक या कैरेट कलर से डाई कर लेगी। That young man in despair may love me for myself alone and not my yellow hair. ताकि वह जो नवयुवक है, जो निराश नवयुवक है, उसके प्रेम में रिजेक्ट होकर उसकी वजह से वह सिर्फ उससे प्यार करे, उसके व्यक्तित्व से प्यार करे, न कि उसके येलो हेयर से। नेक्स्ट स्टेंजा में उसी स्पीकर का फिर से रिप्लाई आता है। वो अपनी इस लॉजिक को एन ग्रेगरी से कन्विंस करना चाहता है, कह करके कि कोई भी व्यक्ति फर्स्ट ऑफ ऑल इन फर्स्ट साइट उसके अपीयरेंस को देखकर ही उसके प्रेम में आता है। दैट इज कॉल्ड लव इन फर्स्ट साइट। आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बाय यस्टर नाइट declare that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair. वह स्पीकर परहैप्स उसका बॉयफ्रेंड हो या पोएट हो, वह कहता है कि पिछली रात मैंने एक प्रवचन सुना था, एक धार्मिक व्यक्ति का कथन सुना था
एक रिलीजियस पर्सन का कथन सुना था, जिसने कहा कि उसे एक टेक्स्ट मिला है, उसने कहीं से ये पढ़ा है जो ये साबित करता है दैट ओनली गॉड माई डियर कुड लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर एलोहियर। जो व्यक्ति किसी की बाहरी सुंदरता से प्रभावित हो के उसके प्रेम में नहीं पड़ता है, वह व्यक्ति सिर्फ गॉड हो सकता है। और ये गॉड ही हैं, ये ईश्वर ही हैं जो सिर्फ तुम्हारे व्यक्तित्व से प्रेम करेंगे, तुमसे प्रेम करेंगे, ना कि तुम्हारे इन पीले बालों से, इस हनी हेयर्ड बालों से करेंगे, ना कि तुम्हारे एक्सटर्नल ब्यूटी से, बल्कि तुम्हारे इंटरनल ब्यूटी से प्रेम करेंगे। और ये सिर्फ क्वालिटी गॉड में हो सकती है। आम मनुष्यों में, आम लोगों में इतना ये एक्सट्रीम जो रिलीजियस थिंकिंग है, जो अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिज्म है, वो सिर्फ गॉड में होगा। तो ये पोएट संभवतः अपने इस पोयम से, थीम से ये कहना चाहता है कि व्यक्ति का प्रेम उसके एक्सटर्नल ब्यूटी से होता है, और इंटरनल ब्यूटी से प्रेम करने वाला व्यक्ति एक अत्यंत देवतुल्य आध्यात्मिक व्यक्ति हो सकता है, जो सिर्फ गॉड ही होता है। इस पोयम में एक जो थीम है वो मेटाफिजिकल भी है, एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल स्वरूप भी है, जो यूरोप की जो मॉडर्न सोसाइटी है, जहाँ पर कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का ज़्यादा इफेक्ट है, ना कि उसके इंटरनल ब्यूटी का, उसको भी एक्सपोज करता है। और जो मटेरियलिज्म है, भौतिकवाद है, उसको भी दर्शाता है। तो उम्मीद है कि आपको यह पोयम समझ में आया होगा। मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ, क्योंकि 3 स्टेंजा का ये पोयम है, जिसमें 2 व्यक्ति, एन ग्रेगरी जो लेडी है और उसका जो फ्रेंड है या पोएट है, उसके बीच का ये एक डिस्कशन है। और डिस्कशन सिर्फ ये है कि क्या प्रेम व्यक्ति के बाह्य सुंदरता पर, एक्सटर्नल ब्यूटी पर होता है, या फिर उसके इंटरनल ब्यूटी जो आंतरिक सुंदरता की वजह से होता है। क्योंकि एन ग्रेगरी इतनी खूबसूरत है कि उसका प्रेमी, उसका एक जो लवर है, वो उससे प्रेम करता है, लेकिन वो उसको रिजेक्ट करती है। इसी वजह से सिर्फ करती है कि वो सिर्फ उसके अपीयरेंस को प्रेम करता है, उसके इंटरनल सोल को नहीं करता है। तो उस स्पीकर का ये तर्क है कि वह व्यक्ति जो तुम्हारे प्रेम से निराश हो गया है, वह तुम्हारे इन हनी कलर्ड बालों के ऊपर फिदा था। ये बाल जो तुम्हारे कानों के ऊपर बिखरे होते हैं, किसी रामपट की तरह, किसी परकोटे की तरह, जो तुम्हें ढके होते हैं, तुम्हारी जो ब्यूटी को बढ़ाते हैं। और व्यक्ति सिर्फ तुम्हारे इसी आउटर ब्यूटी पर प्रेम कर सकता है, वो इंटरनल ब्यूटी पर नहीं कर सकता है। लेकिन एन ग्रेगरी यह चाहती है कि अगर जो व्यक्ति सचमुच प्रेम करता है, जो सच्चा प्रेम है, जो ट्रू लव है, उसके इस एक्सटर्नल ब्यूटी पर नहीं, क्योंकि वह समझती है कि एक्सटर्नल ब्यूटी एक टेम्पररी है और दैट कैन बी इलोड विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो वो इंटरनल ब्यूटी से प्रेम करे। लेकिन उस व्यक्ति का फिर यह तर्क है कि ऐसा प्रेम कोई गॉड ही कर सकता है, क्योंकि कॉमन मैन तो सिर्फ एक्सटर्नल ब्यूटी से ही करता है। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे, वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप्स रहेंगे, शॉर्ट आंसर रहेंगे। और यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड हैं, जैसे 1-2 है
रैम्पर्ट्स वर्ड आया। रैम्पर्ट परकोटे को कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि रेड फोर्ट या इस तरह के कैसल या फोर्ट को के चारों तरफ से ऊंची ऊंची चारदीवारी बनाई जाती है, उसको रैम्पर्ट कहा जाता है, परकोटा कहा जाता है, जो प्रोटेक्टेड वॉल होता है। तो उसका हेयर जो है उसकी तुलना उसी रैम्पर्ट से की गई है, इसलिए ये पोएटिक डिवाइस में हनी कलर्ड रैम्पर्ट मेटाफर होगा, यह मेटाफोरिकल वर्ड है। अलिट्रेशन जो हम पोएटिक डिवाइस में देखेंगे वो 2-3 वर्ड आ रहे हैं। योर येलो हेयर, इसमें वाई लेटर का अलिटरेशन हो रहा है, रिपीटेशन हो रही है, और राइम स्कीम इसकी ABCBDB है। तो इसको आप नोट कर लें, और इस पोएम को हम लोग अभी फिर समझेंगे। ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा और कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस में दूंगा जिसको आप शॉर्ट आउट करेंगे।